आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम लाते हैं मशहूर और दुनिया की मुतासिर कुन किताबों की समरी आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। कम उम्र के प्यार और मिलिट्री हमले का ऑर्डर देने में क्या कॉमन है? चांसेस हैं कि उन दोनों को मोटिवेट करने वाला आपके ब्रेन में केमिकल ही है। हम में से कई लोगों ने डोपामाइन के बारे में खुशी का हार्मोन के रूप में सुना है, लेकिन इसकी काबिलियत इससे कहीं ज्यादा है। इस समरी में आप अपने फैसलों में डोपामाइन के रोल के बारे में जानेंगे। ये पॉलिटिक्स से लेकर स्पोर्ट्स तक सभी तरह के कंपटीशन पर असर डालता है। डोपामाइन इस पर असर डालता है कि आप अपने रिश्ते को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और कितने समय तक इसका असर रहता है। इस केमिकल ने शुरुआती इंसानों को जिंदा रहने में मदद किया है, लेकिन ये हमारे खत्म होने का कारण भी बन सकता है। जो लोग नहीं जानते हैं कि डोपामाइन कैसे काम करता है, वो न जानने के कारण मुश्किलें झेलते हैं। ये मॉलिक्यूल एडिक्शन, ब्रेकअप और पागलपन का कारण भी बन सकता है। इसे समझने से आपके जीवन में स्टेबिलिटी और रैशनैलिटी मतलब समझ आ सकती है। उस केमिकल के बारे में जानने के लिए जो आपकी खुशी, दुख और लगभग हर चीज को कंट्रोल करता है, उसके बारे में जानने के लिए हमारे तक बने रहिए। लव। शॉन एक सिंगल, अट्रैक्टिव और एथलेटिक आदमी था, लेकिन उसने पिछले 7 महीनों में किसी लड़की को डेट नहीं किया। एक दिन उसने बार में जाने का फैसला किया। शॉन अपनी जिंदगी में एक रोमांटिक पार्टनर चाहता था। वो चाहता था कि कोई उससे बात करे, उसके साथ समय बिताए और बिना किसी कारण उसे मैसेज करे। शॉन के लिए बार में जाने का मेन गोल था लड़कियों से मिलना। बार में उसकी नजर एक इंसान पर गई। समंथा ने आमतौर पर क्लब में पहनने जाने वाले कपड़ों के बजाय जीन्स और स्नीकर्स पहने हुए थे। शॉन उसके पास गया और खुद को इंट्रोड्यूस किया। उसे पता चला कि उसकी तरह समंथा को भी फिटनेस और एक्सरसाइज में इंटरेस्ट है। उस रात के बाद से शॉन और समंथा अक्सर मिलने लगे। शॉन को जल्द ही एहसास हो गया कि उसे प्यार हो गया है। समंथा ही एकलौती ऐसी लड़की थी जिसके साथ वो समय बिताना चाहता था। हर गुजरते दिन के साथ शॉन अपने रिश्ते को लेकर और ज्यादा एक्साइटेड होता गया। डेटिंग शुरू करने के कुछ महीनों बाद उसने समंथा को प्रपोज कर दिया। दोनों जल्द से जल्द शादी करने के लिए राजी हो गए। उनके हनीमून के कुछ महीनों बाद चीजें बदलने लगी। अब शॉन और समंथा ने अक्सर एक दूसरे के बारे में अब सोचना बंद कर दिया था। शॉन धीरे धीरे दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेने लगा। समंथा जिन आदमियों से मिलती उनसे फ्लर्ट करने लगी। उनका अभी भी एक खुशहाल रिश्ता था, लेकिन उस रिश्ते में जो कशिश थी वो कहीं खो चुकी थी। डोपामाइन के बारे में पहली बार 1957 में पता चला था। उस समय रिसर्चर्स ने सोचा था कि इसका इस्तेमाल सिर्फ नॉरेपिनेफ्रिन को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता था। यह शरीर और ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए जरूरी होता है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट्स ने और खोज की। 2 मिलियन ब्रेन सेल्स में से सिर्फ एक सेल डोपामाइन बनाती है, लेकिन इस छोटे से केमिकल का आपके व्यवहार पर बड़ा कंट्रोल होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि लोग डोपामाइन के असर के खिलाफ लड़ नहीं पाते। उन्हें उस अच्छे एहसास को दोबारा महसूस करने की इच्छा हो रही थी जो उसने उन्हें दिया था। इसलिए साइंटिस्ट्स ने डोपामाइन को प्लेजर मॉलिक्यूल मतलब खुशी देने वाला मॉलिक्यूल नाम दिया। जिस रास्ते से ये ब्रेन के अंदर गया उसे रिवॉर्ड सर्किट कहा जाता है। लेकिन डोपामाइन और प्लेजर यानी खुशी के बीच का रिश्ता इतना सिंपल नहीं है। रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने खाने का इस्तेमाल कर चूहों में डोपामाइन का रिस्पॉन्स टेस्ट किया। उन्होंने चूहों को पिंजरों में बंद कर दिया और उसमें एक ट्यूब लगाया गया जिससे उसमें खाना डाला जा सके। साइंटिस्ट्स ने चूहों के ब्रेन में डोपामाइन के लेवल को टेस्ट करने के लिए इलेक्ट्रोड्स भी इंस्टॉल किए। जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, पहली बार खाना डालने पर चूहों के माइंड में डोपामाइन की बाढ़ सी आ गई। लेकिन रिसर्चर्स ने हर दिन चूहों पर टेस्ट करना जारी रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, चूहे खाना खाते रहे। वो साफ साफ इसका मजा ले रहे थे, लेकिन खाने के दौरान डोपामाइन का रिलीज होना धीरे धीरे जीरो तक गिर गया। इससे डोपामाइन के असली नेचर का पता चला। ये खुशी का साइन नहीं था, बल्कि ये खुशी भरे सरप्राइज का रिएक्शन था। डोपामाइन तभी रिलीज होता था जब चूहों को एक नई पॉसिबिलिटी का एहसास कराया गया। एक बार जब चूहों को एहसास हो गया कि उन्हें खाना मिलता रहेगा, तो डोपामाइन रिवॉर्ड सर्किट ने काम करना बंद कर दिया। ऊपर बताई गई घटना को डोपामिनर्जिक एक्साइटमेंट कहा जाता है। इसने शॉन और समंथा को एक दूसरे के प्यार में डाला। लेकिन जैसे जैसे उनका रिश्ता रेगुलर होता गया, डोपामाइन रिलीज कम होता गया। लेकिन दूसरे लोग कुछ महीनों के बाद ही अलग नहीं होते। बहुत से कपल्स अच्छी खासी मैरिड लाइफ जी रहे हैं जो सालों यार चलती है। तो क्या उनके पास डोपामाइन रिवॉर्ड सर्किट को हराने का कोई टेक्निक है? लॉन्ग टर्म रिश्ते तभी सक्सेसफुल होते हैं जब कपल अपने फोकस को अलग अलग केमिकल्स पर लगाते हैं।
एक्साइटमेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के आधार पर डोपामाइन आपको अच्छा महसूस करता है, लेकिन केमिकल्स का एक और सेट है जो आपको प्रेजेंट को अप्रिशिएट करने में मदद करता है। इन्हें हेयर एंड नाउ मॉलिक्यूल्स (HNS) कहा जाता है। HNS में ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोकैनाबिनॉइड्स और एंडोर्फिन्स शामिल हैं। ये केमिकल हमें प्रेजेंट फीलिंग्स और इमोशंस के आधार पर खुशी देते हैं। एक कपल का पैशनेट डोपामाइन वाला प्यार शायद ही 2 साल से ज्यादा टिकता है। उसके बाद उन्हें कंपेनियनेट प्यार मतलब साथी या पार्टनर वाले प्यार पर स्विच करना होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने पार्टनर के साथ होना एंजॉय कर रहे हैं। आप क्यों अपने बिल्स पे करते हैं, हर सुबह काम पर जाते हैं और अपने दांत ब्रश करते हैं? जवाब साफ है, आपको पानी और बिजली चाहिए, आपको पैसों की ज़रूरत है और आपको अपने दांत पसंद है। लेकिन फिर अपने आप से दोबारा पूछें, आपको बिजली की ज़रूरत क्यों है? क्या आपको सच में जिंदा रहने के लिए दांतों की ज़रूरत है? ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इस क्यों के गेम को खेला करते थे। वो ये समझने के लिए क्यों पूछते रहते थे कि सभी इंसान के व्यवहार को क्या मोटिवेट करता है। आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि हम सब कुछ बस अपनी खुशी बढ़ाने के लिए करते हैं। यहाँ खुशी का मतलब है कुछ खास केमिकल्स का रिलीज होना। डोपामिन हमारे द्वारा लिए जाने वाले फैसलों में भी ज़रूरी रोल निभाता है। इसके 2 मेन काम हैं, हमें जिंदा रखना और रिप्रोडक्शन, मतलब बच्चे को जन्म देकर पीढ़ी को आगे बढ़ाना। पुराने समय में इसका मतलब ये था कि ये पक्का करना कि आपको भरपूर खाना और सेक्स मिले। सवाना में सफ़र करने वाली एक स्टोन एज की औरत को इमेजिन करें। उसने देखा कि एक झाड़ी पर बेरीज लगे हुए हैं। औरत झाड़ी पर फोकस करती है और उसे स्टडी करती है। वो एक बेरी खाती है और एक्साइटेड महसूस करती है। उसे कुछ नया खाने को मिला है। डोपामाइन सर्किट एक्टिवेट हो जाता है। अब से ये औरत इस तरह की झाड़ी को याद रखेगी। हर बार जब वो इसे देखेगी तो उसका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करेगा। हिस्ट्री के हिसाब से डोपामाइन ये बताने का तरीका था कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस केमिकल को जब कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो हमें जिंदा रहने में मदद कर सकती है तो ये हमें अलर्ट करता है। डोपामाइन वो है जो हमें भूख ना होने पर भी खाने के लिए तरसाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शुरुआती पूर्वजों को कभी नहीं पता था कि उन्हें अगली बार खाना कम मिलेगा। जब भी उन्हें कुछ मिलता था तो वो खाना खा लेते थे। डोपामाइन सिर्फ फैसले लेने से पहले आपको एक्साइटमेंट महसूस कराता है। ये असल में आपको उस पसंद का मजा लेने में मदद नहीं करता है। H&N इसे कंट्रोल करते हैं। ये मैकेनिज्म बताता है कि लोग कुछ चीज़ें खरीदकर पछताते क्यों हैं। मान लीजिए कि सेल पर देखने के बाद आपने कंफर्टेबल सोफ़ा खरीदा। डिस्काउंट का साइन देखने से डोपामाइन ने आपसे इसे खरीदवाया। सोफ़े की क्वालिटी दूसरे H&N मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करती है। इससे आप अपने फैसले को लेकर खुश होते हैं। लेकिन आपको अपनी पसंद पर पछतावा होगा अगर सोफ़ा कड़ा हुआ या अच्छा ना हुआ तो। लेकिन अफसोस की उस भावना से बचने का एक तरीका है, और वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदते रहना। इस तरह से आप एक्साइटेड होना कंटिन्यू रख सकते हैं। डोपामाइन की स्टेबल सप्लाई पाने का ये तरीका कई प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है। इसमें सबसे खतरनाक है ड्रग का एडिक्शन। शराब और कोकेन जैसे नशीले सब्सटेंस का रिवॉर्ड सर्किट पर अजीब सा असर पड़ता है। इनके कारण केमिकल रिएक्शन होता है जो डोपामाइन रिलीज करते हैं। ये खाने या सेक्स के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट पैदा करते हैं। जब आप भूख से मर रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया का सारा खाना खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा खाने के बाद आप पेट भरा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन में एक सैटिएटी सर्किट होता है। जब आपका पेट भर जाता है तो ये डोपामाइन का प्रोडक्शन बंद कर देता है। लेकिन कोकेन जैसे ड्रग्स के लिए आपके शरीर में कोई सैटिएटी सर्किट नहीं है। जब लोग एडिक्टेड हो जाते हैं तो वो खुश रहने के लिए फैसले लेते रहते हैं, लेकिन अब उनकी खुशी पूरी तरह डोपामाइन पर डिपेंड करती है। इमेजिन कीजिए कि एक शराबी को अपना रेंट चुकाने या एक बॉटल विस्की खरीदने के बीच में किसी एक को चुनना है। वो उस ऑप्शन को चुनेगा जो उसे ज़्यादा डोपामाइन देता है। लेकिन ड्रग्स लगातार उतनी खुशी नहीं देता। समय के साथ ब्रेन शराब और कोकेन के केमिकल्स का आदी हो जाता है। उसके बाद हाई होने के लिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग्स या शराब लेने की ज़रूरत होने लगती है। डोपामाइन सर्किट कम क्वांटिटी पर रिएक्ट करना बंद कर देता है। आपका शरीर ड्रग से कितनी अच्छी तरह लड़ सकता है। एक स्टडी ने एडिक्टेड और आम लोगों पर कोकेन के असर का पता लगाया। इसमें एडिक्टेड लोगों के ब्रेन ने 80% कम डोपामाइन रिलीज किया था। ऊपर बताई गई इस घटना की ही वजह से ड्रग एडिक्शन की लत से उभरना इतना मुश्किल है। आमतौर पर ब्रेन 1 सेकंड में 3 से 5 बार डोपामाइन रिलीज करता है। जब आप एक्साइटेड होते हैं तो ये 1 सेकंड में 20 से 30 बार बढ़ जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब एक एडिक्ट की उम्मीदें पूरी नहीं होती? तब डोपामाइन रिलीज का रेट गिरकर 0 हो जाता है। ड्रग एडिक्शन को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे कम से कम लेना, और इसके यूज़ को कम करने का सबसे असरदार तरीका है ड्रग्स मिलना मुश्किल बना देना। इसलिए गवर्नमेंट ने हेरोइन और कोकेन का मिलना मुश्किल कर दिया है। इससे यह भी पता चलता है कि शराब और सिगरेट जैसे कम ताकतवर ड्रग्स ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं।
निकोटीन कोकेन के मुकाबले कम डोपामाइन पैदा करता है, लेकिन सिगरेट बहुत पॉपुलर हैं। स्मोकिंग के हेल्थ रिस्क के बारे में एजुकेशनल कैंप्स प्रैक्टिकली बेकार हैं। स्मोकर्स की मात्रा तभी घटती है जब सिगरेट के दाम बढ़ते हैं। कई जगह की गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स के जरिए शराब और सिगरेट के यूज़ को कंट्रोल करती हैं। ज़्यादातर ड्रग्स तक पहुंचना हर दिन ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है, लेकिन नए एडिक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे खतरनाक है पोर्नोग्राफी की लत। आज के यूथ के पास पोर्नोग्राफी के वीडियोस का आसानी से एक्सेस है। वो बहुत कम उम्र में पोर्न के कांटेक्ट में आ जाते हैं। पोर्नोग्राफिक इमेजेस ब्रेन के डोपामाइन सर्किट को ड्रग्स की तरह एक्टिवेट करते हैं। डेली मेल के एक स्टडी से पता चला कि यूके में 4% युवा वयस्क पोर्न के एडिक्ट हैं। वो रिश्ते बनाने के बजाय घंटों ऐसे वीडियो देखने में बिताते हैं। कुछ युवा आदमी को डेटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उनकी सभी फैंटेसीज ऑनलाइन पूरी हो जाती हैं। तो हम एडिक्शन को कैसे हरा सकते हैं? अच्छी बात यह है कि ब्रेन में डोपामाइन कंट्रोल सर्किट होता है। ये डोपामाइन के असर को कम करता है, जिससे हमें बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। इस सर्किट की खासियत यह है कि ये डोपामाइन का इस्तेमाल भी करता है। डोपामाइन कंट्रोल सिस्टम ब्रेन के फ्रंटल लोब में है। ये फ्यूचर के लिए आपके विजन के बेसिस पर डोपामाइन रिलीज करता है। ये सर्किट हमें प्लान बनाने और रैशनल होने के लिए रिवॉर्ड देता है। ये वह व्यवहार बनाने का इकलौता तरीका है जो आपके एडिक्शन से लड़ता है। इंसान के ब्रेन में 2 डोपामाइन रिलीज सिस्टम है। पहला डिजायर यानी इच्छा का सर्किट है। ये बस ज़्यादा से ज़्यादा खुशी की मांग करता है। डिजायर सर्किट पैशन और एडिक्शन के लिए जिम्मेदार है। डोपामाइन कंट्रोल सर्किट इसे रिस्ट्रिक्ट करता है। दूसरा है कंट्रोल सर्किट, जो हमें फ्यूचर प्लान करने में मदद करता है। ये हमें डिजायर सर्किट के बुरे फैसले लेने से रोकता है। कंट्रोल सर्किट का मकसद है हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करना। ये आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए प्लान बनाने में मदद करता है। एक यंग आदमी का एग्जाम्पल लेते हैं जो अपनी पहली कार खरीद रहा है। डिजायर सर्किट उसे अपना सारा पैसा सबसे शानदार कार पर खर्च करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन कंट्रोल सर्किट उसकी ज़रूरतों का हिसाब लगाता है। ये उस आदमी को कार और उनकी प्राइस पर रिसर्च करने के लिए घंटों बिताने के लिए मोटिवेट करता है। वो अपनी ज़रूरतों के बेसिस पर फाइनेंशियली रूप से समझदार फैसले लेता है। डोपामाइन कंट्रोल सर्किट ही वो है जो अचीवमेंट्स को इतना सैटिस्फाइंग बनाता है, लेकिन ये कुछ तरह के एडिक्शन का कारण भी बन सकता है। बज़ ऑल्ड्रिन का एग्जाम्पल लेते हैं। वो चांद पर जाने वाले दूसरे इंसान थे और नील आर्मस्ट्रॉन्ग के क्रूमेट थे। एक इंटरव्यू में बज़ ने बताया था कि वो चांद पर उतरने का जश्न नहीं मनाना चाहते थे। वो समझते थे कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन बज़ और भी कई मिशन पूरा करना चाहते थे और आगे स्पेस की खोज करना चाहते थे। बज़ अचीवमेंट से मिलने वाले डोपामाइन के एडिक्ट थे। जब वो इसे इस तरह से हासिल नहीं कर पाते थे तो वो खुशी के दूसरे सोर्सेज की ओर मुड़ने लगे। बज़ अपने बाद के जीवन में शराब की लत से जूझते रहे। उनके 3 तलाक हुए और उन्हें अपने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। कंट्रोल सर्किट डोपामाइन आपको एक कंपटीशन जीतने से मिलने वाला थ्रिल भी देता है, लेकिन ये सर्किट सिर्फ डोमिनेशन की परवाह करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे हासिल करते हैं। कंट्रोल सर्किट डोपामाइन का थ्रिल प्लेयर से चीटिंग करवाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है साइक्लिस्ट लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग। वो दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे टैलेंटेड साइक्लिस्ट में से एक थे। अपने करियर की शुरुआत में लैंस को कैंसर हो गया था, लेकिन इसने सिर्फ उन्हें और मजबूत बना दिया। ठीक होने के तुरंत बाद उन्होंने 1999 में अपना पहला टूर द फ्रांस जीता। आर्मस्ट्रॉन्ग ने 7 बार और टूर द फ्रांस जीता, लेकिन 2012 में वो अपने सारे टाइटल हार गए। स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ने पाया कि वो परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले ड्रग्स ले रहे थे। इसने स्पोर्ट्स में आर्मस्ट्रॉन्ग के डोमिनेशन को एक्सप्लेन किया। डोपामाइन पाना अच्छा लगता है, लेकिन खतरनाक बात यह है कि इसकी कमी खलती है। लैंस टूर द फ्रांस जीतकर खुश थे, लेकिन उन्होंने जीत हासिल करने के लिए दबाव महसूस किया। लैंस अपना टाइटल खोने की शर्मिंदगी को नहीं संभाल सके। इसने उन्हें जीतने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए मोटिवेट किया। डोपामाइन की मॉरल्स की कमी इसे बहुत खतरनाक बनाती है। इसे वायलेंस से की जोड़ा गया है। ये इमोशन में बहकर किया गया वायलेंस नहीं था। डोपामाइन द्वारा किया गया वायलेंस हमेशा सोच समझकर और प्लान करके किया जाता है। ये हमेशा एक खास गोल पाने के लिए किया जाता है। कंट्रोल सर्किट डोपामाइन हमेशा नुकसानदायक नहीं होता है, आखिरकार इसके होने का एक कारण है। कंट्रोल सर्किट को कई बार एचएन केमिकल्स का विरोध या लड़ने के लिए जाना जाता है। ये आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने और रैशनल थॉट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करता है। ऑस्ट्रेलिया की एक सेलर सारा का एग्जाम्पल लीजिए। एक दिन वो अपनी बोट में एक रीफ को एक्सप्लोर कर रही थी। दिन बीतते बीतते मौसम धीरे धीरे खराब होता गया। हवाएं 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। लहरें 12 फीट से ज़्यादा ऊंची हो गई, लेकिन सारा को इन कंडीशंस की आदत थी।
प्रॉब्लम तब हुई जब उसने अपने बोट को सेफ्टी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी, तब व्हील अचानक टूट गया और सारा ने अपने बोट पर कंट्रोल खो दिया। उस वक्त वो घबरा गई। उसने लाइफ जैकेट पहना और बोट से कूदने के बारे में सोचने लगी। इस तरह सारा सेफ्टी की तरफ तैर सकती थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि लहरें उसे चट्टान पर पटक देंगी। 10 सेकंड तक वो घबराई हुई हालत में थी। फिर सारा ने अपनी सोच पर काबू पा लिया। उसने बोट की दिशा को कंट्रोल करने के लिए सेल्स यानी पालों का इस्तेमाल किया। वो बोट को किनारे की ओर मोड़ने में कामयाब रही। इस पॉइंट पर सारा साफ और लॉजिकली सोच रही थी। आधे घंटे तक लहरों से जूझने के बाद वो समंदर के किनारे पहुंच गई। सूखी जमीन पर सारा पूरी तरह से थककर चूर हो गई थी। वो समंदर के किनारे कांप रही और रो रही थी। इस घटना से साफ पता चलता है कि डोपामाइन और एचएन के बीच की लड़ाई हुई। पहले नॉरएपिनेफ्रिन ने सारा को डराया। उसका मन कर रहा था कि वो बोट से कूद जाए, लेकिन कुछ ही पलों बाद डोपामाइन कंट्रोल सर्किट एक्टिवेट हो गया। इसने नॉरएपिनेफ्रिन को बंद कर दिया और सारा को लॉजिकली सोचने में मदद की। लेकिन काम पूरा होने पर डोपामाइन चला जाता है। जब सारा समंदर के किनारे पहुंची तो एचएन्स ने उस पर कंट्रोल कर लिया, जिसके कारण वो इमोशनली ब्रेकडाउन हो गई। हमारे ब्रेन में डोपामाइन हमारी इमेजिनेशन को ताकत देता है। इसका सबसे अच्छा रिजल्ट बढ़ी हुई क्रिएटिविटी है। ये ज़रूरी प्रॉब्लम्स के हटकर सॉल्यूशन खोजने में हमारी मदद करता है। लेकिन आपकी इमेजिनेशन का एक नेगेटिव साइड भी है। अगर ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो ये आपको पागलपन की ओर ले जा सकता है। महान मॉडर्न मैथमेटिशियन में से एक जॉन नैश का एग्जाम्पल लेते हैं। उन्हें सिजोफ्रेनिया हो गया था। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो बेतहाशा इमेजिनेशन में भी यकीन करने लगते हैं। जैसे जॉन नैश को लगता था कि उन्हें एलियंस से मैसेज मिल रहे हैं। नैश के एक कलीग ने उनसे बिलीव्स के बारे में पूछा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना शानदार मैथमेटिशियन ऐसे बेकार की बात पर कैसे यकीन कर सकता है। नैश ने जवाब दिया कि उनके मैथमेटिकल आइडियाज़ और इमेजिनेशन एक ही जगह से आए हैं। पागलपन पैदा करने वाले डोपामीन मैकेनिज्म में सेलियंस नाम का कॉन्सेप्ट शामिल है। सेलियंस का मतलब है कि आपके एनवायरनमेंट में कोई चीज़ कितनी ज़्यादा खास है या इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आप सुबह सड़क पर चल रहे हैं। ऑफिस के कपड़े पहने हुए लोगों को आप मुश्किल से नोटिस कर पाते हैं, लेकिन गुब्बारे ले जाने वाला एक जोकर आपका ध्यान खींच लेता है। तो यहाँ जोकर ज़्यादा सेलियंट है। इच्छा डोपामाइन सर्किट को सेलियंस के बेसिस पर ट्रिगर किया जाता है। यह आपके एनवायरनमेंट में जिन चीज़ों की उम्मीद नहीं होती है, यानी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करता है। रेगुलर घटनाएं इच्छा सर्किट को एक्टिवेट नहीं करती हैं। पागलपन तब शुरू होता है जब ब्रेन सेलियंस को सही ढंग से मापने में फेल हो जाता है और इंसान सोचने लगता है कि हर छोटी डिटेल ज़रूरी है। सिजोफ्रेनिया वाले बहुत से लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट उनकी जासूसी कर रही है। उन्हें लगता है कि रेगुलर पुलिस अनाउंसमेंट उनकी ओर इशारा कर रही हैं। स्किज़ोफ्रेनिक सबसे रैंडम चीज़ों को सेलियंस यानी इंपॉर्टेंस देते हैं। एक पेशेंट ने अपने अपार्टमेंट के बाहर एक लाल रंग की कार खड़ी देखी। उसने सोचा कि इसका मतलब है कि उसकी थेरेपिस्ट उसके लिए अपना प्यार कबूल कर रही थी। आपकी इमेजिनेशन उन चीज़ों से डील करती है जो आपकी 5 सेंसेस से परे हैं। ऐसी चीज़ों को समझने के लिए आपका माइंड मॉडल बनाता है। मॉडल्स हमारी असली दुनिया के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इमेजिनरी कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी मदद करते हैं। जैसे न्यूटन ने अर्थ पर जो देखा उसके बेसिस पर ग्रेविटी की थ्योरी बनाई, लेकिन उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जो प्लैनेट्स और तारों पर ग्रेविटी को अप्लाई करता है। मॉडल्स हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन वो हमारी सोच को सीमित भी कर सकते हैं। क्रिएटिविटी आपको अपने माइंड के मॉडल की लिमिट से बाहर निकलने देती है। ये सभी नए इन्वेंशन का सोर्स है। एग्रीकल्चर के नए टूल्स के बिना दुनिया को खाने की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। अगर एडिसन में क्रिएटिविटी की कमी होती तो वो बिजली के बल्ब का इन्वेंशन नहीं कर पाते। डोपामाइन के लेवल को बढ़ाने वाली दवाइयों को क्रिएटिविटी को बढ़ाते देखा गया है। ऐसी दवाएं आमतौर पर पार्किंसन के पेशेंट के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एक फेमस केस में ऐसे एक पेशेंट को ये दवाइयां लेने से पहले कभी क्रिएटिव राइटिंग नहीं की थी। उनका इलाज शुरू होने के 1 साल बाद उन्होंने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोएट्स जीता था। इंसान शायद सपनों के जरिए अपनी क्रिएटिविटी की ऊंचाई तक पहुंचता है। वो अपने सेंसेस और असली दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सपने हमारी इमेजिनेशन की लिमिट को टेस्ट करते हैं और नए फ्यूचर खोजते हैं। उन्हें डोपामाइन से भी ताकत मिलती है। सपने देखते हुए डोपामाइन आज़ादी से रिलीज किया जाता है, क्योंकि सोते हुए एचएनएन इनएक्टिव होते हैं। एचएनएन असली दुनिया में सेंसेस, इमोशंस और एक्सपीरियंस पर फोकस करता है, लेकिन सोने का मतलब है उन 3 चीज़ों को बंद कर देना। डोपामाइन किसी भी चीज़ से कनेक्शन बनाने और उसे सेलियंस देने के लिए आज़ाद है। सपनों की बदौलत कई महान खोजें की गई थीं।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्रेडरिक ऑगस्ट केक्यूले नाम के एक साइंटिस्ट। उन्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कवर करने के लिए जाना जाता है। ये केमिकल था जो कई इंडस्ट्री में काम आता था। सालों तक फ्रेडरिक इसका स्ट्रक्चर तय नहीं कर सके। इसने उन एक्सपेरिमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जो वो बेंजीन के साथ कर सकते थे। एक रात फ्रेडरिक अपनी चिमनी के पास बैठे हुए बेंजीन के बारे में सोच रहे थे। जैसे ही वो सोने लगे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने एटम्स को तैरते हुए देखा। वो लंबे मॉलिक्यूल मुड़े और घूमे और आखिरकार सांप की तरह बन गए। अचानक एक सांप ने पलटकर अपनी ही पूंछ काट ली। बेंजीन मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। साइंटिस्ट ने उन्हें समझदारी से अरेंज करने के लिए सदियों से कोशिश की थी, लेकिन किसी भी स्ट्रक्चर ने बेंजीन के प्रॉपर्टीज को नहीं दिखाया। केक्यूले के सपने से पता चला कि बेंजीन एक इरेगुलर मॉलिक्यूल है। जैसे सांप अपनी पूंछ काटता है, वैसे ही बेंजीन एक अंगूठी के शेप का था। डोपामाइन के साथ आपका रिश्ता आपकी पर्सनैलिटी को मापने का एक शानदार तरीका है। जिन लोगों को इससे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, उन्हें डोपामर्जिक कैरेक्टर वाला कहा जाता है। ज्यादातर मामलों में पर्सनैलिटी टेस्ट बेकार होते हैं और कुछ भी खास नहीं बताते हैं, लेकिन वो आपके पॉलिटिकल व्यूज का काफी सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मोटे तौर पर लिबरल और कंजर्वेटिव के रूप में अलग किया जा सकता है। लिबरल प्रोग्रेस पसंद करते हैं, उन्हें लॉ और पॉलिसी में बदलाव करना पसंद है। लिबरल्स का मानना है कि नए लॉ और टेक्नोलॉजी दुनिया की प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। उनके पॉलिटिकल व्यूज फ्यूचर पर फोकस करते हैं और डोपामर्जिक होते हैं। कंजर्वेटिव्स बदलाव को पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि लिबरल आइडियाज के सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं हैं। कंजर्वेटिव्स आमतौर पर गवर्नमेंट पर शक करते हैं। उन्हें नए लॉ पसंद नहीं है जो उन पर और भी पाबंदी लगाएं। लिबरल कम्युनिटी के एनालिसिस से उनका डोपामाइन के साथ लिंक बहुत साफ हो जाता है। हॉलीवुड का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ये अमेरिकन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सेंटर है। हॉलीवुड में सेलिब्रिटीज का नेचर बहुत ज्यादा डोपामर्जिक है। इसका सबसे अच्छा सबूत है उनकी लॉन्ग टर्म रिश्ते बनाए रखने में नाकाबिलियत। हॉलीवुड में तलाक की रेट एवरेज से 6 गुना है। लिबरलिज्म हॉलीवुड में ज्यादातर लोगों का पॉलिटिकल व्यू है। 2012 में सेलिब्रिटीज ने लिबरल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बराक ओबामा को $800,000 डोनेट किया था। कंजर्वेटिव कैंडिडेट को हॉलीवुड से सिर्फ $76,000 मिले थे। एकेडेमिक्स के बीच एक समान ट्रेंड देखा गया है। रिसर्चर, प्रोफेसर और पीएचडी होल्डर समाज से जुड़े हुए नहीं हैं। वो अपना दिन अजीबोगरीब आइडियाज को एक्सप्लोर करने में बिताते हैं। इससे पता चलता है कि वो एवरेज से ज्यादा डोपामर्जिक हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अमेरिका में सिर्फ 2% एकेडेमिक्स कंजर्वेटिव हैं। कंजर्वेटिव्स में लिबरल्स की तरह डोपामाइन ड्रिवन टैलेंट की कमी है, लेकिन H&N कंजर्वेटिव्स के पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को चलाते हैं। एक स्टडी ने हर एक अमेरिकन स्टेट द्वारा चैरिटी में डोनेशन करने के नंबर को गिना। लिस्ट को एनालाइज इस बेसिस पर किया गया था कि 2012 के इलेक्शन में लोगों ने किस कैंडिडेट को वोट दिया था। टॉप 16 सबसे ज्यादा चैरिटेबल स्टेट्स ने कंजर्वेटिव कैंडिडेट मिट रोमनी के लिए वोट किया। अपनी इनकम का बहुत कम हिस्सा गरीबों को देने वाले स्टेट लिबरल थे। डोनेशन में फर्क को इस बात से नहीं जोड़ा गया था कि वो कितना कमाते हैं। गरीब, मिडिल क्लास और अमीर कंजर्वेटिव सभी ज्यादा दानी थे। क्योंकि कंजर्वेटिव ज्यादा H&N फोकस्ड हैं, उनके रिश्ते बेहतर हैं। न्यूयॉर्क जैसे लिबरल शहरों में लोगों की शादी होने के चांसेस 10% कम हैं। लिबरल भी अपने पार्टनर्स को धोखा देने का 12% ज्यादा चांस रखते हैं। ज्यादा H&N लेवल का मतलब है कि कंजर्वेटिव लिबरल्स के मुकाबले सेक्स को ज्यादा एंजॉय करते हैं। कंजर्वेटिव भी लिबरल्स के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं। एक पोल में 66% कंजर्वेटिव्स ने कहा कि वो अपने जीवन से खुश हैं। लिबरल्स में ये नंबर सिर्फ 53% था। ऐसा इसलिए क्योंकि डोपामर्जिक लोग प्रेजेंट से सैटिस्फाइड नहीं हैं। वो फ्यूचर को बेहतर बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। डोपामर्जिक वर्सेस H&N फोकस पर्सनैलिटी यह भी तय करती है कि आप किन पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं। लिबरल ऐसी पॉलिसी पसंद करते हैं जो नए अपॉर्चुनिटी पैदा करते हैं। इनमें ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना भी शामिल है। कंजर्वेटिव ऐसी पॉलिसी पसंद करते हैं जो उनके जीने के प्रेजेंट तरीके को प्रोटेक्ट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए डोमेस्टिक सिक्योरिटी में इंप्रूवमेंट और बॉर्डर कंट्रोल को बढ़ाना। गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को लें। ये कुछ लोगों को एक देश को कंट्रोल करने की ताकत देता है। हम एक इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट के कारण गवर्नमेंट की बात मानते हैं। जब तक हम कानून का पालन करते हैं, गवर्नमेंट हमारी रक्षा करती है। ये कॉन्सेप्ट नेचर में डोपामर्जिक है। हम में से कुछ ही लोग कभी गवर्नमेंट या कानून बनाने वालों के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट पर भरोसा क्यों नहीं करते हैं। वो लोकल गवर्नमेंट को कंट्रोल देना पसंद करते हैं।
इसका मतलब है छोटी गवर्नमेंट जो शहरों या स्टेट को कंट्रोल करती है। दूसरी ओर लिबरल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मोस्टली जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट लिबरल हैं। मोस्टली पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी लिबरल्स द्वारा किए जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब इंसान की नस्ल खत्म होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन हम जिंदा रहने में कामयाब रहे क्योंकि इंसान पूरी दुनिया में फैले हुए थे। इसका मतलब ये था कि सिर्फ एक डिजास्टर हमारी नस्ल को खत्म नहीं कर सकता। मैमल्स के लिए कई कॉन्टिनेंट्स पर रहना काफी अजीब होता है, तो किस चीज ने इंसानों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट किया? कई साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है कि डोपामाइन ने हमारे पूर्वजों को रहने के लिए नई जगह खोजने के लिए मोटिवेट किया। चूहों पर किए गए रिसर्च से पता चला कि डोपामाइन का लेवल बढ़ने से एक्सप्लोर करना ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। ये हमारे एडवेंचर की भावना को बढ़ाती है और हमें किसी एक जगह बसने को लेकर असंतुष्ट बना देती है। DRD4 एक जीन्स है जो इस बात से जुड़ा हुआ है कि शरीर डोपामाइन को कैसे प्रोसेस करता है। जीन्स में वेरिएशंस होते हैं जिन्हें अलील्स कहा जाता है। 7R DRD4 जीन का अलील्स है जो एडवेंचर को बढ़ावा देता है। इस जीन्स वाले लोग जल्दी बोर हो जाते हैं, वो हमेशा नए एक्सपीरियंस की खोज में रहते हैं। एवरेज में 20% लोगों में 7R अलील्स होता है, लेकिन इंडिजिनस साउथ अमेरिकन्स में ये रेट 69% है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साउथ अमेरिका आखिरी कॉन्टिनेंट था जहां इंसान बसने गए थे। सेंट्रल अमेरिका में 42% लोगों में 7R अलील्स हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये 32% आबादी में पाया जाता है। लेकिन डोपामाइन ने न सिर्फ लोगों को एडवेंचर की खोज के लिए मोटिवेट करके माइग्रेशन में मदद किया, इससे उन्हें नए एनवायरनमेंट पर जिंदा रहने में भी मदद मिली। डोपामिनर्जिक पर्सनैलिटी में रिस्क लेने और नेचर के साथ एक्सपेरिमेंट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो जल्दी अपने माहौल में ढल जाते हैं। बदलाव का सामना करने पर 7R अलील्स को कम स्ट्रेस होता है। जहाँ ज़्यादा 7R लेवल वाले लोग महान एक्सप्लोरर होते हैं, वहीं वो सभी माहौल के लिए सही नहीं होते हैं। वो कम्पिटिटिव, अग्रेसिव और आसानी से रिश्ते नहीं बना पाते हैं। जब सिविलाइजेशंस बनती हैं, HNN पर्सनैलिटी वाले लोग ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाते हैं। वो कम्युनिटी को स्टेबल और सेफ रखते हैं। अमेरिका लगभग पूरी तरह से इमिग्रेंट से बना हुआ देश है। वहाँ किसी भी दूसरे देश के मुकाबले कहीं ज़्यादा डोपामिनर्जिक पर्सनैलिटीज़ वाले लोग हैं। इससे USA कई फील्ड्स में वर्ल्ड लीडर बन गया है। टेक्नोलॉजी, पैसा और मिलिट्री की ताकत को लेकर दुनिया में उनका दबदबा है। लेकिन अमेरिका में ज़्यादातर महान अचीवमेंट्स हाल के इमिग्रेंट्स भी हैं। नोबेल प्राइज़ जीतने वाले 35% अमेरिकन्स अलग अलग देशों में पैदा हुए थे। गूगल, eBay और स्नैपचैट सभी इमिग्रेंट्स द्वारा बनाए गए थे। प्रेजेंट में ज़्यादातर अमेरिकी टेक एंटरप्रेन्योर भारत से हैं। डोपामिनर्जिक पर्सनैलिटी एक देश का विजन तय करती हैं। एक सर्वे में पार्टिसिपेंट से पूछा गया कि क्या जीवन में अपनी सक्सेस पर उनका कंट्रोल है। जर्मनी में 72% ने कहा कि उनका अपनी सक्सेस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अमेरिका में 66% का मानना था कि वो अपनी सक्सेस के लिए जिम्मेदार थे। किसी भी दूसरे देश के मुकाबले अमेरिकन्स द्वारा अपने फायदे के लिए मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करने के चांस ज़्यादा है। शुरुआती इंसानों को डोपामाइन ने जिंदा रहने में मदद की, तब से इसने हमें प्रोग्रेस करने और फलने फूलने में मदद की है। लेकिन कई लोगों को डर है कि डोपामाइन इंसानियत को खत्म होने की ओर ले जा सकता है। ये केमिकल सिर्फ ज़्यादा मांग करना जानता है। ये लगातार बदलाव और प्रोग्रेस चाहता है, लेकिन कभी कभी प्रोग्रेस बुरी चीज़ बन सकती है। न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करने की सबसे खराब फील्ड्स में से एक है। फिर भी डोपामाइन से मोटिवेटेड साइंटिस्ट एटम बम बनाते जा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। दुर्भाग्य से हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में भी डोपामिनर्जी पर्सनालिटी होती है। किसी दिन ये चांसेस है कि एक पॉलिटिशियन सोचकर ऐसा कर सकता है कि न्यूक्लियर वॉर उन्हें और ज़्यादा ताकत पाने में मदद करेगा। एक ज़्यादा पॉसिबल सिनेरियो यह है कि इंसानियत धीरे धीरे पॉल्यूशन के जरिए प्लेनेट को खत्म कर सकती है। हम पहले ही पृथ्वी के रिसोर्सेज का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। जंगल और नदियां हर साल सिमटते जा रहे हैं। इस डैमेज को पलटने के लिए हमें अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ने की ज़रूरत है, यानी डोपामिनर्जिक इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ने जीवन को पहले से ज़्यादा मज़ेदार बना दिया है। हमारे पास मनोरंजन के लाखों विकल्प हैं। ग्रोसरी स्टोर कई तरह के नए प्रोडक्ट्स से भरे हुए हैं। आप आसानी से कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। लोग आजकल एजुकेशन पर पहले से ज़्यादा समय बिताते हैं। वो हफ्ते में कम से कम 40 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा समय लेने वाली एक्टिविटी से बचने का फैसला लेते हैं, जो है बच्चों की परवरिश करना। कई डेवलपिंग देशों में एवरेज कपल के 2 से कम बच्चे हैं। सिंगापुर में ये रेट गिरकर हर कपल 0.78 बच्चे हो गई है। इसका कारण सिंपल है, लोगों को अब बूढ़े होने पर उनकी देखभाल करने के लिए बच्चों की ज़रूरत नहीं है, तो डोपामाइन उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए मोटिवेट नहीं करता है। इसके अलावा बच्चों की परवरिश पर बहुत पैसा खर्च होता है। US में हर बच्चे पर $245,000 तक लग सकते हैं। उस पैसे को एक शानदार जीवन पर खर्च करना किसी भी समझदार एडल्ट के लिए ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए हमारी नस्ल का अस्तित्व खतरे में है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म जानिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।